नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर को पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा। जिसमें दोस्तों मैं आपके सामने आज रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सन जॉर्ज और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में क्या क्या इन्होंने काम किए, भारत में किस तरीके से इन्होंने नीति अपनाई, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को रन कर रहा हूँ। और इसी तरीके से ये आगे भी जितने भी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली जैसे गवर्नर जनरल रहे हैं, उनको आगे भी ऐसे ही डिस्कस करूँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर दोस्तों आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। दोस्तों, पहले तो आप इससे पहले लेक्चर में मैंने आपके लिए बातें डिस्कस की थी कि इतिहास को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और मुगलों के पतन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, और मैंने सिख साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। 10 गुरु होते थे, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। दोस्तों, बंगाल के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं आपके सामने अंग्रेजों के जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसी से आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी में डिस्कस कर लूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बंगाल के जर्नल को बात करेंगे। बंगाल का जो जर्नल था, इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 का एक युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। और उसके बाद फिर दोस्तों ये बात तय हो गई थी कि अब भारत पर राज कौन करेगा, वो अंग्रेज करेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है और कैसे कैसे वे अपनी नीति अपनाती हैं। सबसे पहले दोस्तों डच कंपनी आती है, पुर्तगाली आती है, सॉरी, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं। उसके बाद अंग्रेज सबसे ज़्यादा दिनों तक राज करेंगे, और अंग्रेज ही दोस्तों आपके सामने देखने को मिलता है कि इनकी ऐसी नीति थी कि ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और भारत पर पूरा आक्रमण कर लेते हैं। एक और बात दोस्तों आपको ध्यान रखने की है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से ये इतना आगे अपना साम्राज्य स्थापित कर पाई, क्योंकि जितनी भी कंपनी जो भी भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी, वे सभी की सभी गवर्नमेंट कंपनी थी। उनको अकाउंटेबल होना पड़ता था अपनी सरकार के सामने, और भ्रष्टाचारी, लूटखोरी, ये सब बातें होती थी। इस वजह से वो कंपनी भारत में ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाई, जितना दिनों तक राज कर पाई है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव था। इसने जब 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया और सिराजुद्दौला को इसने हरा दिया, तो अब भारत पर राज करेगा अंग्रेज। इसने बंगाल में दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना की, और राज्य से जितना भी राजस्व वसूला था इसने इसके अंतर्गत आ गया। विदेशी मामले जो भी कंपनी के थे वो सभी के सभी इसके अधीन हो गए। और इसने दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में कंपनी के द्वारा संरक्षण दिया गया। आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, दो युद्ध लड़े हैं इसने। एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध, एक 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 के बक्सर के युद्ध में मुगलों की तरफ से भी सेना आई थी और इसकी तरफ से भी सेना गई थी। इसने एक धोखा भी किया था। जो मीर कासिम था, मीर कासिम को जब इसने सिराजुद्दौला की जगह गद्दी पर बिठा दिया, उसके बाद दोस्तों इसने मीर कासिम ने भी इनके खिलाफ विद्रोह किया था। तो ऐसे करते करते इसने पूरे बंगाल को, फिर उसके बाद बक्सर को जीत लिया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बस द्वैत शासन का संस्थापक किसको कहा जाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट भी यही लेके आता है। क्या हुआ था कि धीरे धीरे जब कंपनी आगे बढ़ती रही, अपने अपने काम आगे बढ़ाती रही, तो जो इन्हीं के अधिकारी हैं वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार करने लगे। और जहाँ की ये कंपनी है ब्रिटेन की, वहाँ की संसद ने इनके ऊपर थोड़ा शिकंजा कसना शुरू किया। शिकंजा मतलब कि इनको रेगुलेशन करना स्टार्ट किया, इनका रेगुलेट करना स्टार्ट किया कि भाई आप कंपनी है, विदेशों में रह के आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा टैक्स दो ना। ये टैक्स नहीं पहुँचा पा रहे थे, टैक्स हेवन हो रहा था, टैक्स की चोरी हो रही थी।
तो इस तरीके से वहाँ की संसद ने इनको रेगुलेशन करना यानी इनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता था। इसमें दोस्तों तीनों प्रेसिडेंसी, एक तो मद्रास, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों के अधीन कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को। इसके तहत दोस्तों कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना होती है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों सभी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी काम राजस्व वगैरह वसूलना, दीवानी वगैरह करना और ये जितने भी सिविल मामले होते हैं, ये सब के सब इस कोर्ट में कोलकाता के अंदर जो स्थापना हुई थी उसमें सुने जाने लगे। ऐसे ऐसे करते दोस्तों इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तरीके से ये सभी नियम कायदे कानून बनाने लगे भारतीयों के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक गवर्नर जनरल जिसका नाम था वॉरेन हस्टिंग्स। इसका कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 तक रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसने राजकीय कोषागृह की और मुर्शिदाबाद से हटाकर इसने कलकत्ता ले गया। ये मुर्शिदाबाद मुंगेर की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद ही दोस्तों ये कलकत्ता इसको स्थापित कर लिया। एक बात इम्पोर्टेंट इसमें रखने की है कि कोलकाता आज के समय में, पहले ये तीन गांव का होके मिलता था, इकट्ठा करके फिर इसको बनाया गया। तो कोलकाता के संस्थापक भी वॉरेन हस्टिंग को ही जाता है। 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया। 1782 में जोनाथन टंकर ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन टंकन के द्वारा की गई थी। दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी इसके समय में ही हुआ और वो किया था विलियम विल्किंस ने किया था। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। ये की पॉइंट्स है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इसमें आपका ये जो पीडीएफ है वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से इसको अपने नोट्स में कर लेना। 1780 में जेम्स सिक्की ने बंगाल गजट की स्थापना की थी। दोस्तों बंगाल का गजट एक अखबार होता था, साप्ताहिक समाचार पत्र होता था। सबसे पहला अखबार भारत में यही था। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहला हिंदी अखबार का नाम बताइए आप, तो उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। एक बात याद रखनी है, ये दोस्तों इंग्लिश अखबार था जो बंगाल गजट के नाम से जाना जाता था और इसके जो संस्थापक थे वो थे जेम्स सिक्की। ये चलाया था 1780 में। याद रखनी है दोस्तों बातें, मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों फिर आते हैं वॉरेन हस्टिंग्स के बारे में, थोड़ी सी और बातें हैं। इसके ही काल में दोस्तों 2 युद्ध हुए हैं। एक तो बंगाल का अंग्ल मराठा युद्ध पहला हुआ, प्रथम युद्ध हुआ 1775 से 1782 तक चला, जिसमें दोस्तों सालबाई की संधि आपसे इम्पोर्टेंट है। इस सालबाई की संधि आपसे पूछी जाती है, ये 1782 में हुई। उसके बाद दोस्तों द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784 तक। मैंगलोर की संधि भी इसी के काल में हुई जो 1784 में हुई। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे क्रोनोलॉजी में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे याद करके चलना है जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन आज आसानी से हल हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों कॉर्नवालिस के बारे में आपको बहुत चीज़ें याद रखनी है। कॉर्नवालिस का कार्यकाल भी आपसे पूछा जाता है 1786 से लेकर 1793 तक, और ये एक बार फिर बाद में भारत में आया था। एक बार ये चला गया था, फिर ये भारत में दोबारा फिर आया 1805 में। इसके समय में दोस्तों समस्त जिले के अधिकार कलेक्टर के हाथों में आ गए थे। एक कलेक्टर पद बनाया था इसने, उसके हाथों में सभी के सभी जिले के अधिकार इसके हाथों में चले गए। जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया, यानी इसका प्रभारी बनाया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए दरोगा का पद किसने स्थापित किया, तो याद रखना है दोस्तों वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में करता है। दोस्तों इसी के द्वारा 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त, इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको लिख लेना, स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की जाती है। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त एक प्रथा थी, एक किसानों से टैक्स वसूलने की एक प्रथा थी, जिसमें आपको याद रखना है कि कितने बटे कितना भाग दिया जाता था। तो ये 10/11 का भाग दिया जाता था और जितना सरकार को लेती थी, और बाकी जो 1/10 का जो भाग था वो जमींदार खुद रखते थे। ये पूछा जाता है, इसका दूसरा भी रूप है जो पूछा जाता है आपसे कि जमींदारी प्रथा को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। दोनों को याद रखना है
ये जमींदार एक बीच में बिचौलिया ला दिया गया। बिचौलिया टैक्स वसूलता था किसानों से, और जो किसानों से टैक्स वसूला जाता था, और जमींदार फिर उसको टैक्स को सीधा देता था अंग्रेजों के हाथों में। तो इस तरीके से ये बिचौलिया का काम स्थापित यहाँ से हो जाता है। और बिचौलिया के बाद आने से दोस्तों किसानों की स्थिति दयनीय होती चली जाती है, क्योंकि वो टैक्स फिक्स था अंग्रेजों का, लेकिन जमींदारों का कोई भी टैक्स फिक्स नहीं था। वो अपनी मनमानी करते थे और इस तरीके से जबरन वो किसानों से कर्ज वसूला करते थे। इस तरीके से बातें आपको याद रखनी है। भारत में नागरिक सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन में इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि सिविल सर्विसेज का जनक यानी नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये बातें आपको सभी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 में तक रहा। इसने सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि का मतलब होता था कि अगर किसी का कोई राजा नहीं है और अपने अगर कोई युद्ध होते हैं तो ये आपस में सहायता कर देते थे। किसी भी तरीके की सहायता, जैसे अगर कोई युद्ध होता है तो वहाँ पे संधि एक अपना ली जाती है जिसको सहायक संधि कहते थे। संधि अकॉर्डिंग ये जो भी राजा लूट लेता था, जो भी राज्य लूटा जाता था, वो उसको वापस कर दिया जाता था। उसकी एवज में कुछ ये अपना टैक्स ले लेते थे। किसी भी तरीके से ये संधि अपना लेते थे। सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन और आता है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा गया, तो वो हो जाता है दोस्तों सूरत, जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। ये है दोस्तों वेलेजी का काल में, इसमें सहायक संधि हुई है। सहायक संधि के अनुसार ये हैदराबाद वेलेजली के अंडर आया था। यह बात याद रखनी है आपको। फिर आता है दोस्तों इसमें मैसूर 1799 में, फिर दोबारा से होता है। फिर तंजौर 1799 में इसकी सहायक संधि होती है। और फिर अवध होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अवध को सहायक संधि के तहत कब अपनाया गया, तो याद रखना है दोस्तों 1801 में। इसके बाद दोस्तों इसी के काल में, इसके समय में टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया और किसके काल में मारा गया। टीपू सुल्तान 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में मारा गया। इसके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है, जहाँ पर सिविल सर्विसेज की जो भी ट्रेनिंग होती थी वहाँ जाके देते थे। तो इस तरीके से बातें आपको याद रखनी है। इस फोर्ट विलियम कॉलेज को आपको याद रखना है और कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों ये आपके सिर्फ 4 से 5 ही गवर्नर जनरल थे जिनके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको सारा आधुनिक भारत का इतिहास करा दूंगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको ज़्यादा टाइम भी देना ना पड़े। और फिर एक इसकी पीडीएफ मैं आपको बना के एक प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी बात दोस्तों, एक पूरा लेक्चर इसको तैयार कर दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको तैयार कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में मैं इसी तरीके से 5 से 6 और लॉर्ड गवर्नर जनरल लेके आऊँगा। उनके बारे में इसे ऐसे डिस्कस कर लेंगे और फिर सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। अपना ये आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।